कि संघर्षों से ही निखरती है शख्सियत यारो। संघर्षों से ही निखरती है शख्सियत यारो। जो चट्टानों से ही न उलझे वो झरना किस काम का। जो चट्टानों से ही न उलझे वो झरना किस काम का। तो दोस्तों, आज अपने बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिनको प्रसिद्धि तो बहुत मिली, लेकिन मृत्यु के बहुत समय बाद। जी हाँ, आज अपने बात करेंगे जोहन मेंडल के जीवन के बारे में और जानेंगे कुछ रोचक जानकारियाँ। मेंडल का जन्म 20 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रियन अम्पायर में हुआ था। जिस गांव में उनका जन्म हुआ वो आज चेक रिपब्लिक के अंदर आता है, और जिस घर में मेंडल का जन्म हुआ था वो अभी एक म्यूजियम में बदल दिया गया है, जहां पर मेंडल के जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे तथ्य मौजूद हैं। मेंडल के पिता का नाम एंटोन तथा माता का नाम रोजीन मेंडल था, और उनका जन्म एक जर्मन स्पीकिंग फैमिली के अंदर हुआ था। मेंडल के 2 बहनें थी, एक उनसे बड़ी थी जिनका नाम वेरोनिका था, और एक उनसे छोटी जिनका नाम था थ्रेसिया। मेंडल के जो पिता थे वो एक गरीब किसान थे। उनके एक छोटा सा खुद का खेत था, उसी से वो अपना जीवन यापन करते थे। और बचपन में मेंडल अपने पिता का खेतीबाड़ी में हाथ बटाते थे, तो बचपन में ही मेंडल ने गार्डनिंग का और मधुमक्खी पालन का जो कार्य था वो सीख लिया था। जब मेंडल थोड़े बड़े हुए तो उनको पढ़ने के लिए ओपोवा के अंदर एक जिम्नेजियम के अंदर भेजा गया। वहाँ पर उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई प्रारंभ की, लेकिन बचपन में मेंडल का स्वास्थ्य बहुत ही खराब रहता था, जिसके चलते उनको कई बार बीच में अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 1840 से 1843 के बीच में मेंडल यूनिवर्सिटी ऑफ ओलोमैक के अंदर पढ़ने के लिए गए, लेकिन वहाँ पर भी उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था, और इसी दौरान उनको 1 साल के लिए अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। और जब मेंडल यूनिवर्सिटी ऑफ ओलोमैक में पढ़ रहे थे तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ख़राब थी, तो उनको पढ़ाई पूरी करने के लिए उनकी जो छोटी बहन थी थ्रेसिया, उन्होंने अपने दहेज के पैसे दिए कि भाई जाओ और तुम अपनी पढ़ाई करो। बाद में मेंडल ने थ्रेसिया के 3 बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और उनमें से जो 2 बेटे थे वो बाद में डॉक्टर बने। जब मेंडल यूनिवर्सिटी ऑफ ओलोमैक के अंदर पढ़ रहे थे तो वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल हिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर के जो हेड थे जोहन कार्ल नेस्लर, वो उस समय आनुवंशिकी पर अध्ययन कर रहे थे कि एक पीढ़ी से जो लक्षण होते हैं वो दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार से जाते हैं, और वो अपने एक्सपेरिमेंट भेड़ों पर कर रहे थे। मेंडल उनके कार्य से बहुत प्रभावित हुए, और उन्होंने भी सोचा कि मैं भी आनुवंशिकी पर अपना अध्ययन करूंगा, लेकिन मेंडल के पास पैसे नहीं थे यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाने के लिए, तो वो यूनिवर्सिटी से वापस आ गए, और बर्नो शहर के अंदर एक चर्च था सेंट थॉमस एबे, उसके अंदर उन्होंने पादरी की ट्रेनिंग ग्रहण की, और वहाँ पर वो पादरी बन गए। पादरी बनने के बाद मेंडल ने ग्रिगोर की उपाधि धारण की, और अब वो ग्रिगोर जोहन मेंडल के नाम से जाने जाने लगे। जब वो चर्च में पादरी के रूप में कार्य करते थे तो साथ में ही उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का कार्य भी प्रारंभ किया, और 1850 में उन्होंने सोचा कि वो एक सर्टिफाइड टीचर क्यों न बन जाए। ऑस्ट्रिया में सर्टिफाइड हाई स्कूल टीचर बनने के लिए एक एग्ज़ाम होता था। मेंडल ने वो एग्ज़ाम दिया, लेकिन उसमें वो फेल हो गए, और 1850 में वो सर्टिफाइड टीचर नहीं बन पाए।
1851 के अंदर जिस चर्च में वो पादरी थे, वहाँ के जो मुख्य पादरी थे नेप, उन्होंने मेंडल को फिर से एक बार पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में अपने खुद के खर्चे से भेजा। मेंडल ने वियना यूनिवर्सिटी में फिजिक्स की पढ़ाई की प्रोफेसर क्रिश्चियन डॉपलर के साथ में। ये वही डॉपलर हैं जिन्होंने डॉपलर इफेक्ट दिया। और 2 साल की अपनी फिजिक्स की पढ़ाई करने के बाद वो फिर से बर्नो शहर के अंदर उसी चर्च के अंदर पादरी के रूप में आए और फिर से बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। 1856 में उनको फिर से एक बार लगा कि क्यों न वो सर्टिफाइड टीचर बन जाएं। एक बार फिर से उन्होंने वही एग्ज़ाम दिया और एक बार फिर से वो फेल हो गए। तो मेंडल अपने पूरे जीवन में एक सर्टिफाइड टीचर नहीं बन पाए, जबकि वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बन गए। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ओलोमेक में जब वो पढ़ते थे तो उन्होंने हेरिडिटी पे कार्य करने का निश्चय किया था। तो चर्च के अंदर आकर उन्होंने अपना हेरिडिटी का कार्य सबसे पहले चूहों के अंदर प्रारंभ किया, लेकिन चर्च के अन्य जो पादरी थे उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया और उन्होंने कहा कि चर्च के अंदर एनिमल सेक्स पर अध्ययन करना सही नहीं है। तो मेंडल ने अपना कार्य ये चूहों पर बंद करके पौधों पे अपना आनुवांशिकी का कार्य अध्ययन प्रारंभ किया। इसके लिए जो चर्च के मुखिया थे नेप, उन्होंने मेंडल को लगभग 5 एकड़ का जो गार्डन था वो दे दिया कि तुम इस पर अपने पौधे उगाओ और अपना शोध कार्य करो। तो मेंडल ने नेस्लर की तरह भेड़ों पे अपना कार्य ना करके उन्होंने उद्यान मटर पर अपना कार्य 1856 में प्रारंभ किया। प्रारंभ के कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बाद में मेंडल ने ऐसे 7 लक्षणों का चयन किया जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से जाते थे। और वो 7 लक्षण थे: सीड शेप, फ्लावर कलर, सीड कोड टिंट, पॉड शेप, अनरिपोर्ड कलर, फ्लावर लोकेशन एंड प्लांट हाइट। सबसे पहले मेंडल ने अपना शोध कार्य जो बीज की आकृति थी उस पर फोकस किया। और जो मटर होती हैं उनमें जो बीज होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक एंगुलर और एक गोलाकार या राउंड शेप। 1856 से 1863 के बीच में मेंडल ने लगभग 28,000 मटर के पौधों को उगाया और उनका अध्ययन किया। और इतना लंबा अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर प्योर लाइन ट्रेड्स के अंदर क्रॉस करवाया जाता है तो F2 पीढ़ी के अंदर 4 में से 1 पादप प्योर डोमिनेंट होता है, 1 पादप प्योर रिसेसिव होता है और 2 पादप हाइब्रिड डोमिनेंट होते हैं। और इन्हीं से बाद में उन्होंने 2 जनरलाइजेशन दिए, जिसमें एक को कहते हैं द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम और दूसरा द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसे बाद में मेंडल के वंशागति के नियम के रूप में जाना जाने लगा। मेंडल ने जो अपने शोध कार्य थे वो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुनो के अंदर 2 बार प्रेजेंट किए, 8 फरवरी और 8 मार्च 1865 में। उनके पेपर का जो टाइटल था वो था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन उस समय के वैज्ञानिकों ने इस शोध कार्य पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया और 1-2 छोटे मोटे न्यूज़पेपर में
इसकी न्यूज़ आई और बाद में ये कार्य भुला दिया गया। अगले 35 साल में मेंडल का जो इतना महत्वपूर्ण कार्य था वो केवल 3 बार ही वैज्ञानिकों के द्वारा साइट किया गया। यद्यपि चार्ल्स डार्विन जो थे वो मेंडल के समकालीन थे, लेकिन मेंडल के शोध कार्यों का उनको भी कोई पता नहीं लग पाया और ये माना जाता है कि अगर डार्विन को मेंडल के कार्यों का पता होता, मेंडल के पेपर का पता होता, तो जेनेटिक्स का फील्ड बहुत पहले ही बहुत ऊंची ऊंचाइयों को छू जाता। तो वैज्ञानिक शोध के बावजूद भी उनको वो प्रसिद्धि नहीं मिल पाई जो उनको मिलनी चाहिए थी। इसी बीच 1867 में जो मोनेस्ट्री के मुख्य पादरी थे नैप, उनकी मृत्यु हो गई और मेंडल को मोनेस्ट्री का मुख्य पादरी बना दिया गया। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेंडल की वो इतनी बढ़ गई कि वो अपने शोध कार्य को आगे नहीं बढ़ा पाए और उनका शोध कार्य वहीं पर रुक गया। इसी बीच जो ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट थी उसने जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन थे, धार्मिक संस्थान थे, उस पर एक टैक्स लगा दिया। मेंडल इस बात से बड़े नाराज हुए और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया और वही केस लड़ते लड़ते 6 जनवरी 1884 में 61 साल की उम्र में मेंडल की मृत्यु हो गई। मेंडल की मृत्यु के बाद जो नए पादरी बने उन्होंने टैक्स डिस्प्यूट के चलते मेंडल के जितने भी कागजात थे उनको जला दिया। मेंडल ने अपना जो कार्य था वो 2 पेपर के रूप में लगभग 40 वैज्ञानिकों के बीच में प्रस्तुत किया था, लेकिन वो सारे के सारे वैज्ञानिक मेंडल के कार्य के महत्व को नहीं समझ पाए। इससे दुखी होकर मेंडल ने अपना कार्य उस समय के जो रिनाउंड बायोलॉजिस्ट थे कार्ल लेगेली, उनको अपना कार्य भेजा, लेकिन कार्ल लेगेली भी मेंडल के कार्य के महत्व को नहीं समझ पाए। तो मेंडल ने एक दिन दुखी होकर अपने दोस्त को कहा कि मेरा भी समय आएगा, माई टाइम विल कम। वो समय आया भी, लेकिन मेंडल की मृत्यु के बाद में। मेंडल के जीवन काल में जो बायोलॉजिस्ट थे वो ये मानते थे कि नेक्स्ट जनरेशन में जो लक्षण जाते हैं वो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के रूप में जाते हैं और इसलिए उन्होंने मेंडल के कार्य को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। लेकिन सन 1900 में वैज्ञानिकों को ये लगा कि जो डिसकंटिन्यूअस इनहेरिटेंस है वो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस तो नहीं हो सकती। तो 3 वैज्ञानिक ह्यूगो डिब्रीज, कार्ल कोरेंस और वान सेरमार्क ने डिसकंटिन्यूअस इनहेरिटेंस पे कार्य किया और उन्होंने वही रिजल्ट पाए जो मेंडल ने पाए थे। इसलिए मेंडल के जो नियम थे उनकी रीडिस्कवरी हुई और इन तीनों वैज्ञानिकों को ह्यूगो डिब्रीज, कार्ल कोरेंस और एरिक वॉन सेरमार्क को मेंडल के नियमों की पुनः खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है और आज मेंडल को मॉडर्न जेनेटिक्स का जनक माना जाता है और उनके जो शोध थे उनका जेनेटिक्स में या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों के गमन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत सारी बीमारियों के बारे में उनके नियमों के द्वारा बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो ये थी ग्रिगोर जॉन मेंडल की लाइफ हिस्ट्री। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना और अगर आपने अंत तक इस बायोग्राफी को सुना है
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे अगले वैज्ञानिक की जीवन हिस्ट्री के बारे में आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।